हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम 500 की सीरीज़ लेके चल रहे थे, तो जिसमें हमने आपको 3 या 4 वीडियो हमने शायद 3 वीडियो हमने मैंने पढ़ा दिया है और आज ये आपकी चौथी वीडियो रहेगी। और जैसा कि अभी आपकी क्लास नहीं चल रही थी, तो अब आपकी क्लास आज से स्टार्ट हो गई है और आपका नोटिफिकेशन भी आ गया है सीटेट का। तो अब पढ़ते रहिए और आज से अपनी तैयारी दोगुनी कर दीजिए, क्योंकि अब सीटेट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब 1 महीने है, 1 महीने मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, मतलब बहुत ही कम आपके लिए समय है। तो स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, अब आज आपको क्लास 4 लेके चलते हैं और उसके बाद हम फटाफट से आपके 500 सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम ईवीएस की 500 सीरीज़ को लेके चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। 2, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। 3, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। 4, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो आप सभी फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। आप आंसर करते जाइए और अपने को जांचते जाइए कि आप कितना क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं और मैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका 20 में से कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए, आप ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। यहाँ पे अगर आपको दिया है लड़की, यहाँ अगर लड़का भी दे दिया या लड़की भी दे दिया, सिर्फ किसी एक की बात कंपलसरी कर रहा है, तो मतलब वहाँ लैंगिक रूढ़िवादिता है। मतलब जैसे अगर लड़की है, ठीक है, लड़की है तो लड़की को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, या लड़का है लड़के को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाएगा हमेशा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन नंबर 1 है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। 2 है, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। 3 है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। 4 है, विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो फटाफट से आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। प्रगतिशील कक्षा क्या होता है, पहले आप सभी ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, सॉरी, कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देना। देखिए, मौका प्रदान करना, ये क्या आपका पॉजिटिव वर्ड है। हमेशा आप याद रखेंगे कि मौका देना, अवसर देना क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो वो क्वेश्चन आप वहाँ से देख के भी सही कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों के संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवागुस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चे को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करती है, मतलब सारी करेगी। 2, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। 3, छात्रों में प्रत्याहार का प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। 4, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बच्चों के अधिगम के लिए अनुप्रेरित नहीं होगा। यहाँ पे छात्र का प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ करेगी, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। देखिए, इसमें क्या पूछा है, कथन सही है। पहले ऑप्शन यहाँ पे आप मिलाएंगे, कथन सही कथन पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। ऑप्शन नंबर 3 है, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक, एक सेकेंड रुकिएगा, प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। ऑप्शन नंबर 4 है, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण में द्वितीयक कारक है। तो फटाफट से बताइएगा। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि सामाजिकरण में कौन प्रथम कारक है और कौन द्वितीय कारक है। तो उत्तर दीजिएगा आप लोग
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारण हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारा परिवार है ये प्राथमिक कारण होता है। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। ये भी आप, क्योंकि परिवार हमेशा क्या होगा, प्राथमिक होगा। यहाँ पे द्वितीयक दे दिया है। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। बिल्कुल नहीं, विद्यालय क्या है हमारा द्वितीयक कारक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक क्या है, द्वितीयक कारक है। आप यहाँ याद रखिएगा कि विद्यालय द्वितीयक कारक है और परिवार क्या है हमारा प्राथमिक कारक है। क्योंकि कैसे है, क्योंकि बच्चा पहले क्या करता है, परिवार से सीखता है। परिवार से सीखने के बाद ही बच्चा क्या करता है, विद्यालय में जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले प्राथमिक कारक क्या होगा, हमारा परिवार होगा। उसके परिवार हुए, माता पिता हुए, ये क्या होगा हमारे प्राथमिक कारक होंगे। और दूसरा क्या है हमारा, विद्यालय द्वितीय कारक होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। 2 है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। 3 है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। 4 है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो आप सभी फटाफट से आंसर दीजिएगा और आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। 20 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है और अपने खुद ही आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो चलिए हम इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बिल्कुल गलत है। बुद्धिमत्ता ऐसा नहीं है कि आपकी बुद्धि जैसी है वैसी दूसरे व्यक्ति की भी बुद्धि है। तो बुद्धिमत्ता में क्या होती है, हमेशा विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, बुद्धि लब्धि केवल। अब देखिए यहाँ पे केवल आ गया तो मतलब ये बिल्कुल गलत है, फिर इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है। दूसरा क्या है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बिल्कुल नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसी स्वीकृति देते हैं। मतलब पूछा क्या है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे क्या करते हैं, स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रथापूर्व, 2 है प्रथागत, 3 है उत्तर प्रथागत, 4 है अमूर्त संक्रियात्मक। तो फटाफट से आप आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। तो चलिए हम इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रथागत। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, क्या, प्रथागत। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है लेवागेस्कु का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 1 है सांस्कृतिक उपकरणों, 2 गुणारोपण, 3 अभिप्रेरणा, 4 संतुलीकरण। तो फटाफट से आप बताइएगा कि लेवागेस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप है वो किस अधिगम प्रक्रिया में क्या करता है, महत्व पर जोर देता है, किस अधिगम प्रक्रिया को। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक है वो क्या करेगा, सांस्कृतिक उपकरणों पर ही क्या करेगा, ज़्यादा जोर देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, 2 है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, 3 है विकास का समपस्थ क्षेत्र, 4 है स्कीमा मनोबंध। तो फटाफट से बताएगा क्या होगा कि जीन पियाजे अपने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है तो किस संरचना के रूप में उसको वर्णित करते हैं। तो इसका फटाफट से आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि जो हमारे जीन पियाजे जी हैं वो क्या करते हैं कि जो इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है तो ये संज्ञानात्मक संरचना के रूप में वर्णित करते हैं। किसे वर्णित करते हैं, स्कीमा और किसको, मनोबंध, स्कीमा या मनोबंध को। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है अमूर्त सोच का विकास, 2 विचार सोच में केंद्रीकरण, 3 परिकल्पित निगमनात्मक सोच, 4 संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो फटाफट से इसका आंसर करिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है तो इसमें पूछा क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। पूर्व संक्रियात्मक आपको पूछा है तो संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पे।
ठीक है। और परिकल्पित निगमनात्मक सोच ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछा है, पूर्व संक्रियात्मक पूछता है। अमूर्त सोच का विकास ये भी नहीं होगा। पूर्व संक्रियात्मक मतलब विचार और सोच में केंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। 10 देखते हैं। 10 में क्या है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। 2 विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। 3 विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। 4 विकास बहुआयामी होता है। तो फटाफट से बताइए, विकास के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है, और जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाए प्लेलिस्ट से देखें। प्लेलिस्ट में हमने जो भी वीडियो लिया है उसको हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विकास क्या होता है, कभी धीमा होता है। विकास क्या होता है, कभी धीमा होता है, कभी तेज होता है। तो विकास समान समान गति से नहीं चलती है। विकास केवल, देखिए अब यहाँ पे केवल आ गया तो इसको बिना पढ़े ही आप कट कर दीजिए। यहाँ भी क्या हो गया, केवल आ गया तो इसको भी कट कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। ठीक है। तो विकास बहुआयामी होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। जैसे देखिए केवल आ गया तो ये निगेटिव वर्ड हो गया, और दंड आ गया, पुरस्कार आ गया, इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी है जो निगेटिव हैं, जो आप तुरंत उसको ऑप्शन को कट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे निगेटिव चीज़ें आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे वहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ऑप्शन नंबर 1 है सांवेदिक मूर्त अमूर्त। 2 है अमूर्त सांवेदिक मूर्त। 3 है मूर्त अमूर्त सांवेदिक। 4 है अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या पूछा है, जन्म से किशोरा अवस्था तक। ठीक है। तो जन्म से पूछा है, तो जन्म से बच्चा क्या करता है, अमूर्त मूर्त की तरफ नहीं जाएगा, मूर्त से अमूर्त की तरफ बिल्कुल नहीं, अमूर्त से सांवेदिक सांवेदिक ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए जब बच्चा जन्म लेगा तो वो सांवेदिक होगा पहले। सांवेदिक का मतलब क्या करता है, वो मतलब कि इशारों से समझता है, या तो फिर अपने हाथ पैर को हिलाता है, और उस मतलब कि संवेदना से चीज़ों को समझता है। फिर मूर्त में जाता है, और उसके बाद अमूर्त में, बस उस पहले यहाँ पे सेकंड देखिएगा, दूसरा क्या करता है, मूर्त में सीखता है, फिर उसके बाद बच्चा कुछ दिन बाद तब अमूर्त चीज़ों को सीखता है। सांवेदिक का मतलब है जैसे कि कोई बच्चा है, अगर उसे भूख लगी है तो वो रोएगा। ठीक है। वो मुँह से चीज़ों को नहीं मांगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सांवेदिक होगा। तो जन्म से संवेदना स्टार्ट होती है, फिर मूर्त आता है, फिर उसके बाद का अमूर्त आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। 2 अध्यापक के पक्ष पर असफलता। 3 योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। 4 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, प्रगतिशील कक्षा के बारे में पूछा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मतलब कि अगर हमारा कोई प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें पूछा क्या है ये, कि जो हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता है, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है तो उसे किस प्रकार हम देखते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं करेगी। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी नहीं करेगी। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, बिल्कुल नहीं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे में सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप सभी मेंशन करते जाइएगा कि आपने 20 में से कितना आंसर सही किया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य बिल्कुल नहीं, अभिवेदी समरूप नहीं, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। और पहचान के आधार पर अलगाव, हम अलगाव बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर, देखिए अवसर हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा जहाँ अवसर आ गया, मतलब वो आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अवसर हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 है मंदित छात्र, 2 है विकलांग छात्र, 3 है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, 4 है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। चलिए इसका आंसर बताइएगा सभी लोग फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 1 क्या मंदित छात्र, बिल्कुल नहीं। 2 विकलांग छात्र, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही होगा। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, क्या है यहाँ पे? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, वही हमारा क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार शब्दावली का क्या किया गया है? प्रयोग उपयुक्त है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को की जरूरतों छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 में नहीं दिया है, तो नहीं पे यहाँ पे क्या करना है आपको, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हाँ नहीं में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आपका छूट जाता है या तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, 2 है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल, 3 है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, 4 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो चलिए यहाँ पे बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। तो हम देखते हैं क्या अधिगम कठिनाई से जूझते छात्र की जरूरतों को संबोधित करने के लिए पूछा है, मतलब कि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं में क्या होगा, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। तो हम क्या करते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं पूछा है जो नहीं करते हैं। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल, तो हम ये भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, तो हम ये भी बनाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो हम जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है कम परिज्ञानता बोधगम्यता, 2 है अपसारी चिंतन, 3 है अति सक्रियता, 4 है असतर्कता। ठीक है, तो अब फटाफट से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सृजनात्मकता की पहचान का क्या पूछा है, आपको प्रमुख लक्षण पूछा है कि क्या है। तो यहाँ पे जो सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मकता क्या पूछा है, प्रमुख लक्षण पूछा है। तो जो हमारा सृजनात्मकता है उसका लक्षण क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अपसारी चिंतन। अगर बच्चा क्या है कि सृजनात्मक बच्चा है तो क्या करेगा, अपसारी चिंतन करेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ऑप्शन नंबर 1 है विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, 2 है विविधता विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, 3 है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, 4 है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो इसका आंसर बताइएगा फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, तो ये नकारात्मक कहा है, तो नकारात्मक को हमें बढ़ावा नहीं देना है, तो ये बिल्कुल हमारा गलत होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये भी गलत है, मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, आप किसी भी बातचीत को टालेंगे नहीं। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हमारा बिल्कुल सही है। अगर आप किसी भी कोई भी पृष्ठभूमि है और अब अधिगमकर्ता को संबोधित कर रहे हैं, अधिगमकर्ता मतलब जो सीख रहा है बच्चा, उससे क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो आप अलग अलग उदाहरण देके उन्हें समझाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है कि
समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। 2 है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 3 है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 4 है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो फटाफट से बताइएगा, इसमें निगेटिव वर्ड भी हैं तो आप उसे हटाइएगा और पॉजिटिव वर्ड जो है वहाँ से आप आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। देखिए, विद्यार्थियों की डर की भावना पैदा करना, ये क्या हमारा निगेटिव वर्ड है, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन में लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, तो आप लगातार किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर 2 है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी गलत होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, समरूपों के इस्तेमाल को क्या करेंगे, बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं का क्या करेंगे, सुसाधित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे को दंड देकर। 2 है प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। 3 है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। 4 है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो फटाफट से आंसर बताइएगा, इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या दिया है, यंत्रवत याद करने पर जोड़ना। तो याद करना निगेटिव वर्ड है हमारा, किसी चीज़ को रटना हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो हम यहाँ पे इसको बिल्कुल गलत करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बिल्कुल नहीं कि अब बच्चे को बहुत बिल्कुल आसान क्रियाकलाप 2+2 दे दे और बच्चे को बस 2+2 आता है तो वही सीखे, उससे आगे की चीज़ें न सीखे, तो ये गलत है। बच्चे को दंड देकर, दंड देना भी क्या हमारा निगेटिव वर्ड है। तो जहाँ भी दंड देना है हमने आपको बताया था कि उसे हम क्या करेंगे, गलत देंगे। तो बच्चा ऑप्शन नंबर 2, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं शर्मिंदगी ऑप्शन नंबर 1 का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। 2 का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 3 है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। 4 के भाव के अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का शर्मिंदगी में क्या होगा आपका कि ऑप्शन नंबर 4 से हम देखते हैं कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर बच्चे में आप शर्मिंदगी पैदा करेंगे तो बच्चा कभी भी सीख नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है आपका कि बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, बिल्कुल नहीं, बच्चे में शर्मिंदगी है तो वो कभी भी अभिप्रेरित नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 1 क्या है, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है, शर्मिंदगी का संज्ञान से संबंध है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अगर बच्चा शर्मा रहा है तो वो क्या करेगा, उसके संज्ञान पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चा शर्मा रहा है ना तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा और न ही बच्चा सही से पढ़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए। और अब पेपर आपके बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग मुश्किल से मान लीजिए आपको सिर्फ 45 डेज़ मिलेंगे। 45 डेज़ मिल जाए वो भी बहुत है, क्योंकि आपका 31 से फॉर्म अप्लाई होने जा रहा है और 24 तक चलेगा। 24 के बाद आपका दिसंबर से क्या होगा, पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू, नेक्स्ट अगली वीडियो में हम करते हैं।